देश की बात सुनाता हूं मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको देश के फूड म्यूजियम लेकर चलूंगा। आप कहेंगे कि ये क्या है, पहली बार सुन रहा हूं। मैंने आज देश की मिठाइयों की दुकानों की कहानियां बहुत सारी इकट्ठा की हुई हैं, इसलिए आपका जो कैलोरी काउंट है बहुत बढ़ने वाला है। ऐसी दुकानें जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, इन दुकानों में भारत के स्वाद का इतिहास दर्ज है। यहाँ मिठाई नहीं, भारत के भोजन का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। गुड़ का मिठाई से गहरा रिश्ता होता है। तो फिर हो जाओ तैयार भारत की स्वीट साइंस के लिए, साथ में देखते हैं। वैसे तो चीनी को सेहत का दुश्मन कहते हैं, इससे बचकर रहने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन कोई आपको ऐसा मिले जो कहे कि मिठाई तो दवाई है, तब क्या होगा? विश्वास नहीं होता ना? आपको वाराणसी ले चलता हूं। यहां मिठाई में ऐसा विज्ञान छिपा है कि आपका दिमाग भी मीठा हो जाएगा। राजबंधु की सदियों पुरानी दुकान है। यहां मिठाई का मतलब दवाई है। बनारस शब्द से आप समझ सकते हैं कि बनारस में कितना रस भरा है। बनारस का अपना रस है और इस रस में डूबने के लिए, इस रस से सराबोर होने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। पूरी दुनिया से लोग बनारस आते हैं इस रस में डूबने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ जो आध्यात्म का रस है, जो संस्कृति का रस है, जो धर्म का रस है, उसके साथ साथ एक स्वाद का रस है। वह स्वाद का रस बनारस का सबसे अद्भुत है, सबसे निराला है, सबसे अलग है। हमारा जो चौक की एरिया है, जो बनारस का हार्ट है एक तरह से, और जहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी है और विश्वनाथ विराजते हैं, वहाँ के बगल में एक ठेरी बाज़ार है, जहाँ की इन बिहारी साहब की, मथुरा साहब की, बैजू साहब की महत्वपूर्ण दुकानें मिठाई की हुआ करती थी, जिनको हम राम भंडार और राजबंधु के नाम से जानते हैं। और वर्तमान जो ये समृद्ध परंपरा है वाराणसी के विस्तार के साथ, इन लोगों ने भी अपने जो अपने प्रतिष्ठान थे उनको बढ़ाने का काम किया और बनारस के विस्तार में इन्होंने अपना योगदान ही नहीं किया, बल्कि सभी जगहों पे सभी लोगों तक पहुंचने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया, उससे आज हम राजबंधु की अच्छी मिठाइयों का स्वाद प्राप्त कर सकते हैं। राजबंधु का पुराना इतिहास ये है कि आज ये चौथी पीढ़ी चल रही है। ये सन 1887 से इसकी नींव श्री मथुरा प्रसाद ने रखी और इसके बाद श्री बचानू साव और इसके बाद श्री राजीव कुमार गुप्ता और इस समय चंदन कुमार गुप्ता इसकी देखभाल कर रहे हैं। यहाँ स्वाद का रस बनारस की मिठाइयों में झलकता है। बनारस की मिठाइयाँ पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग बनारस की मिठाइयों का स्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ सुबह की शुरुआत कुछ अलग स्वाद से होती है, कचौड़ी और जलेबी, कुरकुरी जलेबी, और उन जलेबियों में भी अब आयुर्वेदिक प्रयोग होने लगा है।
दोपहर में कुछ अलग स्वाद रहता है। दोपहर में लस्सी का स्वाद लेते हैं लोग। तमाम ऐसे यहाँ पर मिठाई की दुकानें हैं जो पुरानी परंपरागत मिठाइयों से अलग हटकर हैं। उन मिठाइयों के जो संस्थापक रहे हैं बचानूसा और राजबंधु वाले, ये राम भंडार, ऐसे तमाम संस्थान हैं जो मिठाइयों के, जो अपने यहाँ अलग अलग स्वाद, अलग अलग तरह की मिठाइयों का निर्माण करते हैं। ये दुकान इतनी प्राचीन हो चुकी है, 135 साल इस समय हो चुके हैं। आज़ादी के पहले यहाँ पे बहुत से आज़ादी के दीवाने जो घूमते फिरते थे, लुकते छिपते थे, आते थे। और उसके बाद जब आज़ादी मिली तो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग जितने भी प्रधानमंत्री हुए हमारी दुकान पे आके हमारी मिठाई का स्वाद चखा है। इस समय आज़ादी की ललक सबके हृदय में दौड़ रही थी और तिरंगे का प्रचार हो रहा था, तो उस समय बहुत पाबंदी थी। और इस कारण से जब तिरंगे की पाबंदी थी तो हमारे श्री मथुरा प्रसाद शाह और उस समय श्री बचानू भैया ने एक मिठाई का प्रयोग किया जो 3 रंग में बनी हुई थी। वो 3 कलर के तिरंगे की कलर की ये मिठाई लोगों को 1-1 पीस, 2-2 पीस वितरित की जाती थी। क्षेत्रों में जाके बताया तिरंगे का हमारा ये प्रकार है और हमारे तिरंगे का ये रंग है, और यही बाद में तिरंगा आज एक मशहूर हुआ है। कुछ मिठाइयाँ यहाँ ऐसी बनती हैं जो उस समय, उस मौसम के अनुसार बनाई जाती है। और मौसम के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि जब यहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी में जब एक उत्सव होता है, जब यहाँ शिवरात्रि और सावन का उत्सव होता है, तो कुछ जो यहाँ प्रतिष्ठान है मिठाइयों के, सन 1887 से मिठाइयों का एक प्रतिष्ठान है राजबंधु। और राजबंधु में आयुर्वेदिक मिठाइयों का निर्माण होता है। राम भंडार में आयुर्वेदिक मिठाइयों का निर्माण होता है कुछ समय के लिए, अलग अलग मौसम, अलग अलग समय के अनुसार। हमने पौष्टिकता मिठाई के लिए, जैसे काजू बादाम पिस्ता की मिठाई तो पौष्टिक है ही है, हम लोगों ने अधिकतर क्या किया, आयुर्वेद के रूप में भी मिठाइयाँ प्रयोग किया है। जैसे कि हर्बल की गुझिया बनाया है, पालक का रस निचोड़ करके पालक की मिठाइयाँ बनाई है, चुकंदर का रस निकाल करके चुकंदर की मिठाइयाँ बनाई है। और उस समय तो लौकी की मिठाइयाँ, पपीते का हलवा, ये सब हम लोगों ने प्रयोग किया है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया है। हम लोग तो इस समय लीची की मिठाई, अनानास की मिठाई, संतरे की मिठाई, माने हर फलों की मिठाइयाँ हम लोग बना रहे हैं इस समय। हमने हर मौसम में मौसम के अनुसार मिठाइयों का प्रयोग किया है, जिससे कि गर्मी में जो ऐसी मिठाई बनाई जाए जिससे लोगों की गर्मी की तपन दूर हो, और जाड़े में ऐसी मिठाई बनाई हम लोगों ने कि जिससे कि लोगों को गर्मी भी मिले। इसमें बहुत से ऐसे पौष्टिक मिठाइयाँ हैं, जैसे कि अंजीर की मिठाइयाँ हमने बनाया तो उससे भी लोगों को इम्यूनिटी बढ़ती है। और मेवे में मिठाइयाँ बनाई गई। अब जैसे जाड़े में हम लोगों ने जाड़े में बाजरे का एक मिठाई प्रयोग किया, बाजरे का मगदल, जिससे लोगों को उसमें जाड़े में बहुत फ़ायदा होता है और शरीर में गर्माहट रहती है। जो हमने मिठाइयाँ बनाई है वो लोगों को स्वास्थ्य के देखते हुए, उनके पौष्टिक को देखते हुए मिठाइयाँ हम लोगों ने बनाई है, और उन लोगों को पसंद आया भी है। और इस समय उनके स्वास्थ्य में सुधार, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और पेट सफ़ा होने के लिए भी मिठाइयाँ हम लोगों ने बहुत सा रखा, जैसे अंजीर की मिठाइयाँ हैं, या इसे खाने से शुगर फ्री मिठाइयाँ हैं। सब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो मिठाइयाँ प्रयोग किया है, इससे लोगों के शरीर में पूरी पौष्टिक तत्व मिलता रहता है, जिससे कि हर मर्ज से लड़ने की क्षमता रहती है। जब महाशिवरात्रि का पर्व आता है तो उस समय की मिठाइयाँ अद्भुत होती हैं और प्रचलित हैं। यहाँ लोग उसका स्वाद लेने के लिए, जो देश विदेश से आते हैं यहाँ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, वह उन मिठाइयों का स्वाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तमाम आयुर्वेदिक जो पौधे होते हैं उनसे बनी हुई मिठाइयाँ, उनका स्वाद लेने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, आते हैं, और उस स्वाद में, उस बनारस के रस में, उस मिठास में सराबोर होकर के जाते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि बनारस का रस कैसा है।
मिठाइयों की आवश्यकता के अनुसार उसका रेट दाम हर वर्ग के लोगों के लिए हम लोगों ने ऐसा रखा है, ऐसी मिठाइयाँ बनाई हैं कि जिससे हर वर्ग के लोग मिठाइयाँ खा सकें। जैसे में क्या? जैसे में हम लोगों ने बाजरे का मगदल एक प्रयोग किया है या मूंग का मगदल है। जैसे ऊंची मिठाइयों का दाम कुछ ज़्यादा होने के कारण जैसे निम्न वर्ग के लोग या मध्यम वर्ग के लोग, हाँ, उनके लिए जैसे बाजरे का हमने एक हलवा रखा, बाजरे का मगदल बनाया, मूंग के दाल का मगदल बनाया, मूंग की मिठाइयाँ बनाई, जिससे हर लोगों को स्वाद मिला। यह बनारस का स्वाद दुनिया के कोने कोने में आपको महसूस होगा। जो आदमी एक बार बनारस आ गया, यहाँ एक ओस की बूंदों में रात में ही दूध खौला करके रख दिया जाता है बाहर छत पर, और वो सुबह ही खाया जाता है मलइयों, और मलइयों पर केसर पिस्ता, वो अलग, वो आपको मलइयों दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मलइयों का स्वाद आपको राजबंधु में ही मिलेगा, मलइयों का स्वाद आपको राम भंडार में ही मिलेगा, ऐसे तमाम, और बचानू साव के यहाँ मिलेगा। जैसे मौसम आता है उस हिसाब से मिठाइयों की तासीर या मिठाइयों का स्वाद भी धीरे धीरे जैसे कम होता जाता है, बढ़ता घटता रहता है। तो उत्तरायण है या दक्षिणायन है, उस समय भी लोगों को उसी हिसाब से मिठाई बनाई जा रही है। इस समय जैसे फैशन के युग में लोग रंग बिरंगे चीज़ों में अधिकतर दौड़ रहे हैं, तो मिलावट इस समय कहीं कहीं मिलावट भी हो रही है, लेकिन हम लोग जो भी अपना सामान प्रयोग करते हैं उसकी गुणवत्ता को देखते हुए या उसकी हर चीज़ का पहले प्रयोग करके ये अच्छा है या नहीं है, उसी चीज़ को हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे चांदी का वर्क हुआ या कलर हुआ, इस समय ये रंग बिरंगे लोगों मिठाइयों पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग प्रयोग करते हैं। पहले और अब में कितना फ़र्क आया है? फ़र्क ये आया है कि अब जैसे धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है और लोगों में डायबिटीज़ की मात्रा अधिक होती चली जा रही है, तो जहाँ पे लोग 80% 100% मिठाई खरीदते रहे, 50% 60% लोग ही मिठाई खरीद रहे हैं। काशी के स्वाद को, उनको फ़ायदा और नफ़ा नुकसान से उनसे मतलब नहीं है, उनको काशी की संस्कृति, काशी का स्वाद पूरे विश्व तक पहुंचाने का कार्य करना है। काशी की संस्कृति जो उन मिठाइयों के साथ पहुंचती है पूरे विश्व तक। मध्य युग में यूपी की जौनपुर बहुत प्रसिद्ध जगह थी। भवन निर्माण के इतिहास में यहाँ की शैली की बहुत 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 महत्व मानी जाती है। आज मैं आपको यहाँ की इमरती की कहानी सुनाऊंगा। भैया मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है जब मैं इमरती का नाम सुनता हूँ, लेकिन अभी पोस्ट करना जरूरी है, इसके बाद खाएंगे। मैं आपको बेनीराम की दुकान ले चलूंगा। ये शहर में है, कई 100 साल से इमरती बना रहे हैं। इस इमरती में भारतीय संस्कृति का रस है, हिंदुस्तान के स्वाद का इतिहास है, आयुर्वेद की समझ है। खाने की चीज में आपकी जुबान के साथ दिमाग के लिए भी पौष्टिक ज्ञान है। खाइएगा, बहुत ज्यादा नहीं। रामू और रमजान चचा यहाँ साथे घूमे जाले, मार के इतर फेमस बेनी राम इमरती खा लें। रामू और रमजान चचा यहाँ साथे घूमे जाले, मार के इतर फेमस बेनी राम इमरती खा लें। ई हवा न भेद कौनो मस्जिद शिवाला, ई हवा न भेद कौनो मस्जिद शिवाला। ई जौनपुर हुजूर सबसे निराला, ई जौनपुर हुजूर सबसे निराला।
ये फर्म 165 साल पुरानी है, इस्टेब्लिश हुआ है। हमारे पुरखों ने, दादा परदादा लोगों ने 1855 में ये दुकान को खोला। और हमारे दुकान की ये खासियत है कि जिस तरह की मिर्ची हम बनाते हैं, शायद हिंदुस्तान में कोई नहीं बनाता, वो टेस्ट कोई नहीं दे सकता। जब मिर्ची बनती है शुद्ध देसी घी में मिर्ची बनती है। और उसके पहले मैं एक बात ये बता दूं कि जो शीरा हम लोगों के यहाँ बनता है, सिर्फ दानेदार चीनी से नहीं बनती। दानेदार चीनी तो आपका ये 1950 के बाद आने लगा है। इसके पहले खाली देसी चीनी में मिर्ची बनती थी। तो उसके बाद जब दानेदार चीनी आने लगा है, तो दानेदार चीनी 50% और 50% देसी चीनी मिला के जो शीरा बनता है, और उसमें मिर्ची बनने के बाद जब शीरे में भिगोया जाता है, तो एक मिर्ची को 5 मिनट या 4 मिनट से ज़्यादा हम नहीं डालते उसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा डालेंगे तो वो हलवा हो जाएगा, तुरंत निकालते हैं। और हमारी मिर्ची आप 1 हफ्ते 10 दिन तक खा सकते हैं, खराब नहीं होगा। शुरू से ही मिठाई कारोबार करते आए हैं, हमारे पूर्वज भी यही करते आए हैं। तो वही लोग 1855 में 2 भाई बेनीराम देवी प्रसाद, दोनों लोगों ने इमरती बनाने का काम शुरू किया। और तब उस समय जो है कंडी माने गोहरी जो उपली है, उस पे इमरती बनती थी। आदि गंगा माँ गोमती तट पे बसे ये सुंदर नगरी, ऋषि जमदग्नि के धरती पे बरसे प्रेम के बदरी। आदि गंगा माँ गोमती तट पे बसे ये सुंदर नगरी, ऋषि जमदग्नि के धरती पे बरसे प्रेम के बदरी। ए माटी से नीक कुछ ना ऐसन बुझाला, ए माटी से नीक कुछ ना ऐसन बुझाला। ई जौनपुर हुजूर सबसे निराला, ई जौनपुर हुजूर सबसे निराला। पुरान दाल और देसी चीनी, देसी घी, सबसे बड़ी चीज़ पुरानी पद्धत से हम लोग बनाते हैं, लकड़ी के आंच पे ही बनाते हैं। अभी इसमें मशीन का कोई प्रयोग नहीं हुआ है, सिल पे पिसाई और लकड़ी के आंच पे बनना है। शुरू में इसे हम लोगों ने यही सोचा कि क्वालिटी बनी रहे, क्वालिटी से समझौता नहीं करें, और बाकी जो भी दाम पड़ेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हम लोग पहले जैसे नई और पुरानी दाल का आज भी मिक्सिंग करते हैं, लेकिन पहले नदी में धुली जाती थी, तो नदी में धुलने का एक अलग टेस्ट होता था। हम लोग 4थी पुश्त में हैं, हमारे लड़के लोग 5वीं पुश्त में हैं। तक शुरू से ही हम लोग इसी तरह करते चले आए। सुना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आए थे किला में, तो उनको भी इमरती खिलाई गई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी उसको पसंद किया था। तो हमारे जो माता प्रसाद जी हैं, वो अक्सर लेके जाते थे। और अटल जी जब भी जो है उनका एक अखबार में छपा था, किसी को बोले थे कि जौनपुर जा रहे हो तो इमरती ज़रूर खाना, वही कटिंग में हो जाता। तो और बाकी अभी अखिलेश यादव कुछ दिन पहले आए थे, दुकान पे आके खाए थे। इसको हम लोगों ने परंपरा में जो है इसको स्वीकार किया है। ये व्यावसायिक दृष्टि से नहीं, ये पहचान की दृष्टि से हम लोग बनाते हैं। और उन्होंने बताया कि इमरती बनाने की सवाल नहीं है। इस इमरती को हम लोग जो है, इसका जो कच्चे माल है, जैसे देसी चीनी है,
देसी उड़द है, इसका ये लोग भंडारण करते हैं और भंडारण 2 साल 3 साल 4 साल पुराना होने के बाद फिर उसको उपयोग करते हैं और इस पर पूरी सावधानी रखते हैं। और यहाँ तक हम लोगों को जानकारी थोड़ा बहुत है कि वहाँ एक कुआं है जिसके पानी की भी कृपा है इस मिट्टी के निर्माण में। और हम लोगों की अपेक्षा है कि ये मिट्टी जो है राष्ट्रीय धरोहर नहीं, ऐसी कोई माने विश्व धरोहर में इसकी पहचान बने, ये हम जौनपुर जनपद वासियों की तमन्ना है इस मिट्टी के प्रति। विशेषता इनके मिट्टी की ये है कि शुद्ध देसी घी और शुद्ध देसी चीनी से इनकी मिट्टी बनती है, नंबर 1। नंबर 2 की इनकी मिट्टी 1 हफ्ते तक वैसे ही रहती है, आप रख दीजिए, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको खाइए। आप खाइए तो कभी कभी आपको लगेगा कि ये मिर्ची शहद में भिगोई गई है, इतना बढ़िया स्वाद उसका। और अन्य जगह की जो मिर्ची रहती है, दूसरे दिन आप खाएंगे तो आप खा नहीं सकते, कुरूर कुरूर करेगा। हमारी मिर्ची मलाई की तरह आप खा सकते हैं, चाहे आपको दांत हो चाहे ना हो। कि अगर आपका कहीं बाहर आप जा रहे हैं, कोई काम है और आप अगर उस व्यक्ति के पास इमरती लेके चले गए तो आपका काम तय है, हो जाना है। इमरती की विशेषता है ये। आप उसके घर, हर आदमी कहीं न कहीं जाता है तो मीठा लेके जाता है, कुछ ऐसे नहीं जाना चाहते लोग खाली हाथ। तो आप जौनपुर की इमरती लेकर के आप लखनऊ, दिल्ली कहीं आप जाए, किसी के पास कोई आपका छोटा मोटा काम है, लीगल है, नहीं हो रहा है, तो निश्चित है कि वो हो जाएगा। इमरती की विशेषता है यहाँ की। दिल्ली सदियों से देश की राजधानी है। यहाँ दुनिया भर के लोग आए गए और अपनी खाने पीने की परंपरा भी लाए। पुरानी दिल्ली में व्यंजन इतिहास से भरे पड़े हैं। मुझे याद है कि जब मैं मोगा से दिल्ली आता था, मेरे जो पिता थे उनकी कपड़े की दुकान थी और हम लोग जो भी उसकी परचेजिंग करते थे वो दिल्ली में आकर करते थे। तो दिल्ली में खाने पीने की जितनी कमाल की चीज़ें थी वहाँ के लोग हमें लेकर आते थे और हम बहुत भरपेट खाते थे। तो जो कपड़ा ख़रीदने का जो कार्यक्रम होता था वो बैक सीट लेता था और खाने पीने की जो पूरी सिस्टम था वो हमेशा फ्रंट सीट लेता था। और हम लोग उनके साथ, अपने पापा के साथ सिर्फ दिल्ली खाने पीने के लिए आते थे। ये मेरा दिल्ली से रिश्ता था। लेकिन मैं आज आपको ऐसी ही कुछ दुकानों के बारे में बताऊंगा जहां दाल जीबी भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, नमकीन है, लेकिन कैसे भारत की फूड इंडस्ट्री की सैर कराती है हम साथ में करेंगे और थोड़ा खाएंगे पिएंगे। चलिए साथ में देखते हैं। खाने पीने का शौकीन तो हर कोई होता है, लेकिन आज आपको देश की सबसे पुरानी नमकीन की दुकान पर लेकर चलते हैं। 1850 में बनी इस दुकान ने 1857 की क्रांति देखी, अंग्रेजों का राज देखा, देश की आज़ादी देखी। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद चलकर यहाँ पर नमकीन लेने के लिए आते थे। इंदिरा गांधी के घर यहाँ से नमकीन की डिलीवरी होती थी। तो जब इतने मशहूर और बड़े बड़े लोगों ने इस नमकीन का स्वाद लिया है तो आइए थोड़ी सी आपको भी टेस्ट करवाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम राघव गुप्ता है। मैं यहाँ कंवर जी की शॉप पे, मेरे फोर फादर ने शॉप शुरू करी थी। मेरी ये 4th जनरेशन है। मेरे परदादा जी ने सन 1850 में, 1850 में ये शॉप शुरू करी थी यहाँ पे पराठे वाली गली में।
पहले जो दादाजी हैं वो स्ट्रीट्स पे बेचते रहे नमकीन अपना। दाल मोठ जो है हमारी वो फेमस है। तो मसूर और ये सब इसका मिक्स होता है, दाल बीजी बोलते हैं, दाल मोठ भी बोलते हैं कई लोग। उसमें जो हमारा मसाला है बेसिकली दाल मोठ का, वो उसमें काफ़ी चीज़ें जाती है, प्योर चीज़ें जाती हैं। और जो हम गरम मसाला की क्वालिटी भी जो यूज़ करते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और घी में बनाते हैं। और इसका जो सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आपको बता नहीं सकता, गरम मसाले चलते हैं इसके अंदर से, जायफल, जावित्री, काली मिर्च, लौंग और ये सब वगैरह जाता है इसके अंदर। और काफ़ी हमारे सामने ही सुपरवाइज होता है। इसकी रेसिपी किसी को नहीं पता, मेरे को और मेरे फादर को पता है। फेमस हस्तियाँ भी यहाँ पे आती रही हैं, जैसे श्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहाँ का जायका काफ़ी पसंद करते थे, क्योंकि वो सेंधा नमक ही खाते थे खाने में और हमारी नमकीन में सेंधा नमक ही डलता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे नमकीन मिठाई के काफ़ी शौकीन थे। जब वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए तब वो भेज के किसी से मंगवाते थे, नहीं तो वो स्वयं ही पहले खुद ही यहाँ आया करते थे। और श्री इंदिरा गांधी जी के अभी हमारी पिस्ता लॉज और बादाम लॉज पहले काफ़ी जाया करती थी। और अभी भी काफ़ी नेताओं में हमारी जो हस्तियों में काफ़ी हमारा जो स्वीट्स और नमकीन है वो काफ़ी पॉपुलर है। चांदनी चौक में जब एक तखत से ये दुकान शुरू हुई थी तो यहाँ महज 2-4 वैरायटी हुआ करती थी, लेकिन आज 150 से ज़्यादा वैरायटी हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस सहित कई देशों में यहाँ से नमकीन की डिलीवरी होती है। बहुत कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो यहाँ की दाल बीजी नमकीन का स्वाद। इसकी वजह है यहाँ के मालिकों ने इसमें पड़ने वाले मसालों की रेसिपी हमेशा एक सीक्रेट बना के रखी। लेकिन स्वाद के दीवानों को भला किसी सीक्रेट से क्या मतलब। कैमरामैन पवन के साथ मनीष अरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। मैंने वैसे बहुत सारी दक्षिण भारत की फिल्मों में काम किया है और वहाँ के खान पान की आदतें भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हम डोसा वर्सेस समोसा की बात करें, सांबर वर्सेस मक्खन वाले पराठे की बात करें, उत्तर और दक्षिण के खाने में बहुत फर्क होता है। इसके लिए मौसम, उपज और पेड़ पौधे बहुत जिम्मेदार हैं। यानी फूड से हम देश की इकोलॉजी, क्लाइमेट और न्यूट्रिशन साइंस समझ सकते हैं। दिमाग के लिए यह बात थोड़ी भारी हो सकती है, लेकिन जुबान की समझ में आ जाती है और पेट फौरन पचा लेता है। दक्षिण भारत की प्रमुख मिठाई मैसूर पाक। क्या बात है, मुंह में पानी आ जाता है जब नाम लेते हैं। लेकिन सभ्यता और संस्कृति में सरलता और संपन्नता की कहानी कहता है। साथ में देखते हैं। All about sentiment. Okay, and initially it was started in Chikbellapur, my native, about 100 years ago. We have customers who tell us, I mean, it's over 100 years, and we have a record of about 110 years, then 5 to 10 years. So this was started by my grandfather, Mr. V.A. Venkatachalapati Setti. So he's very fond of sweets. He had a sweet tooth. So at the age of 16 is when he got into this business. Really don't know how sweets are made and all that, so he tried a couple of sweets and made the sweet out of basin called paka. Okay, and then I mean over a period of time, other state people who used to buy from him. Initially Karnataka was called Mysore State. Okay, so that is when this got its name as Mysore Pak. This Mysore Pak is very special, and if you are taken in the mouth, it will dissolve. No need to bite also. It's a very smooth and very tasty. You will never get this kind of smooth. And I was coming from childhood. It's a really tasty and it's a Mysore Pak.
cooking style, that's the technique, what we have, how the basin is cooked in the ghee. Okay, and giving it the right temperature and giving it the ghee at the right time, and so that let the basin cook in the kadai. So this is what plays an important role, and the cooking plays a very important role. Every natural product which goes into it has to, be special. Okay, one is the basin, one is the ghee, and then the sugar. I mean, the sugar first, and then comes the basin, and then ghee. Okay, so here the ghee, what we use is, we get it made. Okay, whereas, we give them the melting. The ghee manufacturer, we tell them the melting, and we give them the boiling point and all that. Okay, it has to be made in such a way. Okay, so I mean, we have one company who supplies ghee, so one boiler runs 24/7 only for Venkateshwara. One thing I'll tell you, this Mysore Pak is actually invented by my father. Before that, in all the places they were doing the Mysore Pak, not like this way. And that hard one, and pores, and all that. He was thinking how to make something different Mysore Pak, and he succeeded in that, and we continued the same thing. दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, ये हम सब ने सुना है, लेकिन पेट का मोशन ठीक रहे तो दिल दिमाग का इमोशन भी मजेदार रहता है। देश के भोजन का मूड बताने वाली कहानियां जारी है, लेकिन बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज, और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस WhatsApp नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस WhatsApp नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर।
अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह चलिए अब आपको आगरा ले चलते हैं। मुगलों का बनाया किला है, ताजमहल है, यमुना जी भी है, लेकिन यहां एक मिठाई की दुकान भी है जिसका नाम है भगत हलवाई। इस दुकान में 271 साल का पुराना भारत का स्वाद है। आइए देखते हैं कि करीब 3 शताब्दी में भारत के खाने पीने खरीदने में क्या क्या बदला और क्या बरकरार रहा, साथ में देखते हैं। मैं राजकुमार भगत हलवाई प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। हम लोगों की दुकान की स्थापना संवत 1795 में हुई थी, ऐसा बड़े लोगों से, पूर्वजों से पता लगा रहा। हम लोग के यहाँ पुराने टाइम में जलेबी बेड़ई जो बनती थी, बेड़ई की स्थापना है, बेड़ई की शुरुआत हमारे पूर्वजों ने की थी। जिसमें आटे में हम लोग उड़द की दाल भर के, नहीं तो कचौड़ी मैदा की बनती थी, और उसको ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए आटे की बेड़इयाँ बनाना शुरू किया। और उसी दरमियान गर्मियों के अंदर ओले के लड्डू बनते थे देसी खाने के, जिसे समय समय पर गर्मियों के अंदर लोग ओले के लड्डू को कुल्हड़ में डाल देते थे, पानी शरबत की तरह हो जाता था और ठंडा हो जाता था। देसी खाने की प्रॉपर्टी ये हुआ करती थी। तो यहाँ की बेस्ट ही होती है। और बाकी अगर कभी शाम को आ रहे होते हैं, मतलब ऐसे ही कुछ मज़े करने, तो फिर छोले भटूरे खा लेते हैं या कभी डोसा खा लेते हैं, तो वक्त उसमें भी अच्छा लगता है। मैं तो यहीं से लेती हूँ और मैं और कहीं से नहीं लेती हूँ, और काफ़ी साल से खा रही हूँ मैं यहाँ पे। वीकेंड पे हम यहीं पर आते हैं, वीकेंड, और हमारे बच्चे भी यही पसंद करते हैं, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट है। आलू उबले हुआ आज की डेट में हम लोग सब्जी बनाते हैं, उबाल के आलू को बनाते हैं, फिर छिलते हैं। पुराने टाइम में कच्चे आलू की सब्जी बना करती थी और छिलका समेत ही आलू की सब्जी बनाया करते हैं। छिलके का प्रॉपर्टी का अब यूरिया खाद या खादों की जो व्यवस्था है, वो सब्जी की जो व्यवस्था है आलू की, वो बात नहीं रही। पुराने टाइम में सब देसी खाद से काम में होता था, ऑर्गेनिक सब्जियां हुआ करती थी, उसका स्वाद बहुत होता था, इसलिए वो छिलकों को भी हटाते नहीं थे और छिलकेदार सब्जियों से बना करती थी। और कुल्हड़ों का सेवन होता था, पत्तल पे ही सर्विस होती थी, लकड़ी की चम्मच इस्तेमाल की जाती थी, और मिट्टी के नादों के अंदर कोई मेटल के अंदर सब्जी को नहीं रखते थे, जिस तरह कोई मतलब जिससे किसी तरह का कोई मेटलिक कोई नुकसान हो, मिट्टी की नादियों में बना के तैयार करते थे, उसी से सर्व करते थे। ये सब उसी तरह की व्यवस्था थी। समय बदलता गया, सबकी अपग्रेड हम लोग करते रहे। अब ये सब चीज़ें एक सपने की सी बातें हो गई हैं, जो अब देखने को भी नहीं मिल रही हैं। मेरा नाम यश भगत है और मैं 9th जनरेशन हूँ जो भगत हलवाई की लेगेसी को आगे कैरी कर रहा हूँ।
फ़िलहाल हम लोग ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स और शुगर फ्री प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि मिठाई खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, बट उसका सच ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस में खाते हो वो नुकसान करती है। एवरीथिंग इन एक्सेस हार्म्स यू। आज दुनिया भर में बिजनेस के अलग अलग कोर्सेज की पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद बड़े से बड़ा ब्रांड भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो आने वाले 100 साल तक मार्केट में बना रहेगा। लेकिन भगत हलवाई जैसे तमाम एग्जाम्पल आपको देश के अलग अलग हिस्सों में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। दरअसल यही भारतीयता है और यही भारतीय तकनीक है जो अच्छी तरह से समझती है कि बाजार के तमाम गुणाभाग के बावजूद अपनी चीज को जमीन से चांद तक आखिर कैसे पहुंचाना है। कैमरामैन रविकांत के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, आगरा। उत्तर भारत में दूध और खोए की मिठाई का चलन है, दक्षिण में अन्न से बनी मिठाइयों का। तो पश्चिम बंगाल में छेने की मिठाई का चलन है। बंगाल और उड़ीसा में रसगुल्लों पर कब्जा किया हुआ है, उसकी लड़ाई भी लड़ चुके हैं। बंगाल में एक बार कांग्रेस की सरकार इसलिए गिर गई क्योंकि उनके मुख्यमंत्री ने दूध से छेना बनाने पर बैन लगा दिया। बताओ भैया, ऐसा भी होता है। भारत में खाने की पॉलिटिक्स भी होती रहती है, इकोनॉमी तो खैर इसके इर्द गिर्द ही चलती है। तो अब आपको कोलकाता के फूड म्यूजियम की सैर कराते हैं। जरा ध्यान से समझिए भैया, कोलकाता है। हम लोग का दुकान स्थापित हुआ था 1844 से, मतलब अभी 177 ईयर्स हो चुका है। आपका वो गिरीश चंद्र दे, मेरा ग्रैंडफादर्स फादर इन लॉ स्टार्टेड द शॉप। उसका पहले भी मिठाई बेचते थे हम लोग, मतलब उनका पिताजी गिरीश चंद्र दे का पिताजी महेश दे बोल के, वो ठेला में मिठाई बेचा करते थे। हाँ, ठेला में मिठाई बेचा करते थे। तो 1844 में गिरीश चंद्र दे ने वो दुकान खोला इस जगह में 56 रामदुल्ला सरकार स्ट्रीट में। तब से हम लोग का दुकान ऐसा ही है। ये मेरा पापा जी खरीदता था, उसका पापा जी खरीदता था, मैं आ गया। इसका कारण मैं नहीं जानता, वंश परंपरा में आ रहा हूँ। ट्रेडिशनल यही चल रहा है, अच्छा तो है ही। हम लोग का स्पेशलिटी है कि हम लोग सिर्फ संदेश बनाते और हम लोग उसका क्वालिटी देखते हैं कितना बढ़िया रह सकते हैं। मतलब जो क्वालिटी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग का मेन एम थे, हम लोग जो क्वालिटी 50 साल पहले देते थे अभी ऐसा ही क्वालिटी मेंटेन करेंगे। वैसा ही हम लोग का मेन यूएसपी वही है। मैं 6th जनरेशन हूँ इस बिज़नेस का। मैंने पहले पढ़ाई किया था, पहले फूड टेक्नोलॉजी लेकर इंजीनियरिंग किया, उसके बाद MBA किया, अभी फिर बिजनेस में आ गया। पापा से आपने बिजनेस का सामान? हाँ जी। जो नकुड़ का जो स्वीट्स है, दैट स्वीट इज द बेस्ट इन द एंटायर कंट्री। एंटायर कंट्री? एब्सोल्युटली, एंड इट इज मेड ऑफ एकदम बेस्ट। अपना छाना जो है ना, बेस्ट क्वालिटी का छाना है, बेस्ट सर्विस एंड एवरीथिंग इज वेरी फ्रेश। जैसे अमिताभ बच्चन का लड़का जब अभिषेक बच्चन का शादी हुआ तब ऋतिपूर्ण घोष हम लोग का डायरेक्टर, बंगाली फेमस डायरेक्टर, वो मिठाई लेके गए थे उनका शादी में। मुंबई लेके गए थे। वैसे उत्तम कुमार हम लोग का बंगाली आर्टिस्ट, वैसे जाते रहते। सचिन का नाम में संदेश है, एक सौरभ का नाम पे संदेश है। मतलब वो इतना फेमस है, उतना अच्छा खेलते हैं इंडिया के लिए, इसलिए हम लोग उनका नामकरण किया था उनसे। भारत के इतिहास में विभाजन का बहुत नेगेटिव निशान था। आजादी के साथ बंटवारा बहुत दुखद था, लेकिन इसमें एक चीज को सीमा बांट नहीं पाई, वो है स्वाद। मुंबई में कराची का स्वाद आया। ये मिठाई कैसे अखंड भारत
का स्वाद देती है। आइए साथ में। ऐसी काजू कतली आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 1-2 व्यापारी हैं जो उसकी किस्म की काजू कतली आपको दे सकते हैं। मेरा नाम भारत भूषण बहल है। हमारी कंपनी का नाम पंजाबी चंदू हलवाई कराची वाला है। 1896 में मेरे दादाजी ने कराची में इस कंपनी को प्रारंभ किया था। पाकिस्तान बनने के कारण हम कराची से, मेरे पिताजी सेठ सरदार जी बदलाल जी बम्बई में आ गए। बम्बई में आने के बाद उन्होंने इस व्यापार को यहाँ पर बढ़ाया। पिछले 40 सालों से बम्बई में हमारी 11 दुकानें हैं और उससे हम सारे बम्बई को मिठाई और नमकीन इत्यादि का वितरण करते हैं। कराची से आए हैं, इसलिए हमारे पास में जो स्पेशलिटी है वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों से आई हुई है। सिंध से हमारे पास में आया हुआ है हलवा, जो हमारा आज भी प्रख्यात है। और बम्बई में हमने जो ले लिया था पतला गोल्डन हलवा, वो भी एक हलवे का एक स्वरूप है। इसके सिवाय हमारे यहाँ मशहूर काजू कतली है, मोतीचूर लड्डू है, बंगाली मिठाई है। कुल हमारे पास में 10 डिविजन्स हैं कारखाने में। वैरायटी हमारे यहाँ करीबन पूरे भारतवर्ष की हो जाती है। गुजरात का हमारे यहाँ जामनगरी मैसू है। तो दक्षिण भारत की कुछ वैरायटियों को छोड़ के ऐसा कोई भी मिठाई नहीं होगी उत्तर भारत में या मध्य भारत में जो हमारे यहाँ आपको नहीं मिलेगी। बम्बई में आने के बाद भी हमारे कारीगर जो हैं वो वहीं से आए हुए हैं। उनके खानदान के बेटे, उनके पोते, नए लोग भी जुड़े हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल जो कारखाने में हमारा रहता है वो काफ़ी ऊंचे स्तर का है। इसलिए हमारी मिठाइयाँ शुद्ध हैं, स्वादिष्ट हैं और सब लोगों को पसंद आती हैं। हमारे समाज में जुबान बोलती है और जुबान स्वाद भी बताती है। जुबान तीखी हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है और जुबान मीठी हो जाए तो स्वाद बन जाता है। खाने की चीजों में जमा देश का इतिहास आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। ऐसी कोई रोचक जानकारी हो तो हमें स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल एड्रेस पर लिखें। आपका स्वाद बना रहे, आपके मोशन और इमोशन अच्छे रहें, देश ऐसे मिठाई खाता और खिलाता रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी नई कहानियों के साथ एक और मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।